एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन फ्लेयर बाय ज्योति। आज के इस वीडियो में हम साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, साथ में कॉन्सेप्ट को भी देखेंगे जहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा। आप सभी वीडियो में बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सेटेट की कंप्लीट तैयारी चलेगी। और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 61 से। पेपर 2 साइंस के लिए है ये। क्वेश्चन नंबर 61 है, संसार में पाए जाने वाले सबसे लंबे सर्प हैं। इसमें से हमें देखना है कि संसार में जो सबसे लॉन्गेस्ट स्नेक कौन सा है, तो ये होता है रेटिकुलेटेड पाइथन्स। ऑप्शन नंबर 4 वाला सही हो जाएगा, जालीदार अजगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है क्योंकि। कभी कभी ऐसे इजी से क्वेश्चन 1-2 आ जाते हैं आपके एग्जाम में। यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 वाला, क्योंकि जो एक्सरसाइज होता है वो हेल्दी रहने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, इट कीप्स पीपल हेल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 है, चेचक के टीके का आविष्कार के द्वारा किया गया था। जो चेचक का जो है स्मॉल पॉक्स होता है, उसके वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किए थे एडवर्ड जेनर ने। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। रोनाल्ड रॉस ने किया था मलेरिया के टीके का खोज। अगर मलेरिया के टीके का खोज इसकी बात आए तो ये किया था रोनाल्ड रॉस ने। रॉबर्ट कोच ने किया था आपके टीबी के बैक्टीरिया का, जो टीबी का बैक्टीरिया होता है जिसे हिंदी में तपेदिक बोला जाता है, इसके बैक्टीरिया का खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। इसी के लिए इनको सन 1905 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। इस चीज़ को आप याद रखिएगा क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ तक मिला है। तो टीबी की खोज, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहा जाता है, इसकी खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। इसके लिए इन्हें 1905 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4 वाला है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, ये किए थे आविष्कार पेनिसिलिन का। आप सुने होंगे पेनिसिलिन, इसका आविष्कार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा किया गया था। और जो इंसुलिन है, इसका आविष्कार फ्रेडरिक बेंटिन ने किया था। इंसुलिन का आविष्कार बेंटिक ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 64 है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग एक परिरक्षक के रूप में किया जाता है। परिरक्षक का मतलब होता है प्रिजर्वेटिव। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए प्रिजर्वेटिव। प्रिजर्वेटिव के रूप में कौन सा यूज़ किया जाता है, मतलब कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं उनको सुरक्षित रखना या फिर किसी भी चीज़ को सुरक्षित रखने के लिए परिरक्षक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 वाला हो जाएगा, सोडियम बेंजोएट। कुछ और भी जो प्रिजर्वेटिव हैं उनके नाम आप जान लीजिए, जैसे कि नाइट्रेट है आपका, ये भी प्रिजर्वेटिव के रूप में कार्य करता है, नाइट्रेट। सोडियम बेंजोएट यहाँ पे आप देख ही चुके हैं, और कैल्शियम सॉर्बेट, ये भी प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज़ होता है, नाइट्रेट और कैल्शियम सॉर्बेट। यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है, ईस्ट का उपयोग के उत्पादन में किया जाता है। जो ईस्ट होता है उसका उपयोग किसके प्रोडक्शन में किया जाता है, तो आप एल्कोहल, जब इस एल्कोहल बनने का प्रोसेस आप जानते होंगे, ये किससे बनता है, ये किण्वन के द्वारा बनता है, उसी में ईस्ट का उपयोग किया जाता है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला हो जाएगा, ईस्ट का उपयोग किण्वन जब प्रोसेस द्वारा एल्कोहल का निर्माण किया जाता है तब ये बनता है। दही के लिए कौन सी बैक्टीरिया जिम्मेदार है, लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। और कभी कभी पूछा जाता है कि जो दूध होता है इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वहाँ पे आप लगाएंगे लैक्टिक एसिड। जो लैक्टिक एसिड होता है ये किस में पाया जाता है, ये दूध में, मिल्क में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 है यहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी। जिस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी से संबंधित है उसी प्रकार से राइबोसोम का संबंध किससे होगा। जो माइटोकॉन्ड्रिया है और एटीपी का आप फुल फॉर्म जानते ही होंगे, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। और एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म होता है, जैसे कि मान लीजिए जो ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज का पाचन आपकी आंत में हो जाता है तो उसके बाद ये सेल्स के द्वारा क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्व कर लिया जाता है, एनर्जी के रूप में सेल्स के द्वारा एब्जॉर्व कर लिया जाता है। और एब्जॉर्व करने के बाद ये जो एनर्जी का फॉर्म है एटीपी के रूप में, वो किस में चला जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो मतलब एनर्जी का निर्माण किस में होता है, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। उसी प्रकार राइबोसोम में किसका निर्माण होगा, प्रोटीन का। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, राइबोसोम में प्रोटीन का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 है यहाँ पे। यदि एक सरल लोलक की आवृत्ति 2 हर्ट्ज है
तो यह 16 सेकंड में कितने ऑसिलेशन को पूरा करेगा। फ्रीक्वेंसी इसकी कितनी है, 2 हर्ट्ज है, और टाइम पीरियड कितना दिया गया है, 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा। फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं, जो आवृत्ति है ये होता, इसका डेफिनेशन होता है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। 1 सेकंड में दोलनों की संख्या, यही है आपकी आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, तो ये है आपकी आवृत्ति। आवृत्ति यहाँ पे कितना दिया गया है, 2 हर्ट्ज दिया गया है। तो 1 सेकंड में कितना हो रहा है, 1 सेकंड में 2 हर्ट्ज, तो 16 सेकंड में कितना होगा, मतलब कि 1 सेकंड में 2 बार इसका ऑसिलेशन पूरा कर रहा है। तो 16 सेकंड में कितने दोलन पूरा करेगा, 16 इंटू 2 इज इक्वल टू 32। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 वाला हो जाएगा 32, क्योंकि 1 सेकंड में 2 दोलन, तो 16 सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो जाएंगे, 32 ऑसिलेशन। ऑप्शन नंबर 3 वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। अब सरल लोलक से जो क्वेश्चन बनते हैं सब यहीं पे देख लीजिएगा। सरल लोलक जो होता है इसका टाइम पीरियड किसे कहते हैं। सबसे पहले आवर्तकाल आप जान लीजिए। जैसे कि फ्रीक्वेंसी आप क्या जाने, जो आवृत्ति होती है 1 सेकंड में दोलनों की संख्या। अब यहाँ पे उल्टा रहेगा, एक दोलन में, एक ऑसिलेशन में, दोलन में लगा हुआ समय, यही आपका आवर्तकाल होता है, टाइम पीरियड जिसे बोला जाता है, यही आपका आवर्तकाल होता है। इसे टी से रिप्रेजेंट करते हैं और फ्रीक्वेंसी को एफ से। यहाँ पे जो सरल लोलक होता है उसका टाइम पीरियड का फार्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई। इस फार्मूले को याद रखिएगा, अंडर रूट यल अपान जी। यल मतलब यहाँ पे लेंथ है, जी मतलब ग्रेविटी है, और टी आपका टाइम पीरियड है किसका, सरल लोलक का। तो यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि यदि किसी सरल लोलक की लंबाई को क्या कर दिया जाए, अगर लेंथ को 4 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, मतलब कि 4 गुना कर दिया जाए, तो ये जो आपका आवर्तकाल है ये क्या होगा। तो यहाँ पे जब आप यल की जगह 4 यल रखेंगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा, तो ये कितने गुना हो जाएगा, जो टाइम पीरियड है वो 2 गुना हो जाएगा। अगर इसको 4 गुना बढ़ाएंगे तो ये जो टाइम पीरियड है वो 2 गुना हो जाएगा। वहीं अगर इसको 4 गुना बढ़ाएंगे तो ये आधा हो जाएगा, क्योंकि ये इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यहाँ पे आप इसको समझ गए होंगे। और दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपका जो ग्रेविटी है वो बढ़ रहा है, तो क्या जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड दिख रहा है आपको, ये घटेगा या बढ़ेगा। ग्रेविटी का मतलब यहाँ से है, ये बढ़ेगा तो ये क्या होगा, ये डिक्रीज होगा। ये अगर इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज होगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। वहीं लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये रिलेशन आप जान चुके हैं, सब कुछ मैं बता दी हूँ। और फार्मूला होता है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1/T। 1/T से मतलब टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एफ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं, यहाँ पे 32 आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 68 है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु वायु में रखने पर जल उठती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स बर्न्स इट इफ इट केप्ट इन एयर। अगर इसको एयर में रखा जाए तो कौन सी ऐसी धातु है जो जल उठेगी। तो ऐसी कई धातुएं और धातुएं होती हैं, जैसे कि आपका सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, लिथियम है और सीजियम है। ये सारे हैं जो वायु में जल उठते हैं, लेकिन ये दोनों फेमस है, सोडियम और पोटेशियम। और एक तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, धातु की बात हो रही है यहाँ पे, सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, सोडियम। और ये जल उठते हैं, इसीलिए इनको किस में रखा जाता है, इनको केरोसिन में करके रखा जाता है, मिट्टी के तेल में केरोसिन में रख करके रखा जाता है किसको, सोडियम और पोटेशियम को। वहीं अगर फास्फोरस की बात हो तो फास्फोरस को वाटर में रखा जाता है, ये भी बहुत एग्रेसिव होता है, एक्टिव होता है। तो फास्फोरस को भी क्या किया जाता है, वाटर में रखा जाता है, ये भी वायु में जल उठता है। तो यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला हो जाएगा, सोडियम। इसको भी याद रखिएगा, साथ में पोटेशियम को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस का उपयोग किसके रूप में किया जाता है। आप इसका नाम और भी जानते होंगे, जिसे इसी को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये मेडिसिन में यूज़ होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इसी को कहा जाता है। और ये एंटी एसिड मतलब कि प्रति अम्ल के रूप में कार्य करता है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, एंटी एसिड के रूप में ये वर्क करता है। और वहीं और भी एंटी एसिड है जिसका नाम आप जान लीजिए, एक होता है AlOH का होल थ्राइस, ये भी एंटी एसिड का कार्य करता है। और आप सुने होंगे कि घर में जो सोडा होता है वो भी एंटी एसिड का कार्य करता है, प्रति अम्ल का कार्य करता है। खाने वाले सोडे का फार्मूला होता है NaSCO3, जिसका रासायनिक नेम है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaSCO3। तो ये सारे एंटी एसिड के रूप में यूज़ होते हैं, NaSCO3, AlOH का होल थ्राइस और MgOH का होल ट्वाइस, ये सारे। और इसी को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया।
ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन सी गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है? कौन सी ऐसी गैसेस है जो बर्न होती है पॉप साउंड के साथ? देखते हैं हम यहाँ पे। पहला है ऑक्सीजन, फिर है हाइड्रोजन, और इसके बाद है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, फिर है आपका सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो होता है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होता है। ऑप्शन नंबर सेकेंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स से आया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा असंपर्क बल का उदाहरण है? नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल है? पहले आप वहाँ पे लिख लीजिएगा जो कॉन्टैक्ट फोर्स है उसको, और फिर लिखिएगा नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इनको देखना है। कॉन्टैक्ट जो फोर्स होते हैं वो आपका एक होता है पेशीय बल, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है मस्क्यूलर फोर्स, वो होता है। और दूसरा फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स में आता है। टेंशन फोर्स, तनाव वाला जो बल होता है वो भी। नॉर्मल फोर्स भी इसमें आता है, साथ में स्प्रिंग फोर्स भी आता है। आप वर्ड पे ध्यान रखिएगा, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स और टेंशन फोर्स, और ये होता है आपका स्प्रिंग फोर्स। ये भी इसमें नॉर्मल फोर्स साथ में स्प्रिंग फोर्स, ये सारे कांटेक्ट में आते हैं। तो यहाँ पे जो पेशीय वाला होगा ये तो होगा नहीं, ये कांटेक्ट में आता है तो मतलब ये भी नहीं होगा। तो इसमें और जो नॉन कांटेक्ट फोर्स है यहाँ पे देखिए वो होता है आपका जो चुंबकीय बल है, वो भी मतलब मैग्नेटिक फोर्स है, वो भी इसमें आता है, मैग्नेटिक फोर्स। और साथ में ये जो गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशनल फोर्स है ये भी इसी में आता है, नॉन कांटेक्ट में आता है। और न्यूक्लियर जो फोर्स है ये भी इसी में आता है। तो ये तीनों फोर्स नॉन कांटेक्ट में आते हैं। मैग्नेटिक फोर्स हो गया, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, चुंबकीय बल हो गया, और ये न्यूक्लियर बल हो गया। तो यहाँ पे एक और तीन ये दोनों आंसर सही थे, इसलिए ये विवादित क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कोई नहीं था कि 1 और 3 बोथ। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे फर्स्ट वाला भी सही होगा और ये वाला भी सही होगा, क्योंकि असंपर्क बल की बात हुई है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात हुई है। तो इसमें गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स ये सारे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुमेह रोग किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है? जो डायबिटीज़ की बीमारी होती है वो किस हार्मोन के द्वारा नियंत्रित होता है? इंसुलिन के द्वारा। इंसुलिन की खोज किसने की थी? बेंटिंग ने की थी। अभी मैं आपको बता भी चुकी हूँ, फ्रेडरिक बेंटिंग इनका नाम है। इन्होंने ही किया था इंसुलिन की खोज। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? इसमें से कौन सा ऐसा है जो पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है? तो जो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका फुल फॉर्म होता है, ये पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं होता है, ये इसमें मीथेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ये सेकेंड वाला सही हो जाएगा। और यहाँ पे मिट्टी का जो तेल होता है वो भी पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। पैराफिन मोम जो होता है ये भी है इसी का, वैक्स। और बिटुमेन जो होता है ये भी पेट्रोलियम का ही उत्पाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 है, यहाँ पे रेड डेटा बुक किसका रिकॉर्ड रखती है? ये जो विलुप्त होने वाले जो संकट वाले प्रजाति होते हैं उन्हीं का रिकॉर्ड रखती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। जो मतलब कि जो खत्म होने के कागार पे रहते हैं उन्हीं को बोला जाता है संकटापन्न प्रजाति, इंडेंजर्ड स्पीसीज। इन्हीं का ये लिस्ट रखता है रेड डेटा बुक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 75 है, जूते के सोल असमतल क्यों किए जाते हैं? ताकि फिसल ना हो और जो होता नहीं फ्रिक्शन वाली चीज़ें, घर्षण वाली चीज़ें रहें, क्योंकि जो समतल होता है, समतल लेयर जो होता है वहाँ पे फ्रिक्शन जो है बिल्कुल नहीं काम करता है। तो थोड़ा सा अगर उसको खुरदरा टाइप का बनाएंगे तो ये समतल उसमें फ्रिक्शन मतलब कि जड़त्व वाली चीज़ें होंगी। टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ऑप्शन नंबर से थर्ड वाला सही हो जाएगा, जड़त्व को बढ़ाने के लिए, टू इंक्रीज फ्रिक्शन। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपके वो वाला क्वेश्चन करेंगे, पेडागोजी साइंस। सारिका ने आंसू जल एक बोतल में लिया, डिस्टिल वाटर लिया एक बोतल में, और पता लगाने की कोशिश की कि वह विद्युत का सुचालक है या फिर नहीं। और ये पता लगाने की कोशिश की क्या वो लाइट को कंडक्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को, या फिर नहीं। उसे क्या प्राप्त होने की संभावना है? क्या जो डिस्टिल वाटर होता है उसमें आयंस होते हैं? नहीं होते। जब आयंस नहीं होंगे तो इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कहाँ होगी? तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, या विद्युत का कमजोर चालक है। तो इलेक्ट्रिसिटी
जो है वो बहुत ही कमज़ोर मतलब कि होगा। वी यहाँ पे दिए देखिए, इट इज़ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये पुअर कंडक्टर है क्योंकि आसुत जल में आयंस नहीं होते डिस्टिल वाटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, इसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है, यही वाला सत्य नहीं है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की न्यूनतम सीमा है। देयर इज ए मिनिमम लिमिट्स ऑफ करंट विच कैन सेफली फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। ऐसा नहीं है कि विद्युत धारा की मिनिमम जो लिमिट है वही उसमें प्रभावित होगी, ये गलत है। सेकंड वाला भी सही है। यहाँ पे थर्ड वाला, सभी भवनों के लिए विद्युत परिपथ में फ्यूज लगाए जाते हैं, फ्यूज तो लगाए जाते हैं सेफ्टी के लिए। यदि परिपथ में उपयुक्त तो फ्यूज लगाया जाए तो सुरक्षित, हाँ ये सुरक्षा के लिए ही होता है। किसी विद्युत परिपथ में सुरक्षित प्रवाहित होने के लिए विद्युत धारा की अधिकतम सीमा है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन में सेकंड और थर्ड और फोर्थ वाला सही है। यहाँ पे सत्य नहीं है पूछा गया था, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला होगा जो सत्य नहीं होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 78 है, यहाँ पे निम्नलिखित में से किस स्थान की चक्रवात से सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है। ये जो इंडिया का मैप है, यहाँ पे इधर वाले जो स्टेट हैं यहीं पे जो टाइफून होता है, चक्रवात होता है, वो सबसे ज़्यादा तबाही लाता है। तो इधर साइक्लोन जो होता है, तो इधर के हम देखेंगे कौन कौन से स्टेट यहाँ पे दिया गया है। मुंबई ये तो पश्चिमी यहाँ पड़ता है, गोवा भी इधर ही पड़ता है, पुरी और जगन्नाथपुरी उड़ीसा में पड़ता है, तो यही होगा आंसर। पोरबंदर भी गुजरात में पड़ता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड वाला हो जाएगा, क्योंकि पुरी जो दिया गया था जगन्नाथपुरी, ये कहाँ पड़ता है, ये उड़ीसा में पड़ता है और उड़ीसा आपका इधर पड़ता है। तो जो भी राज्य आपके पूर्वी साइड में पड़ेंगे वही होंगे साइक्लोन से ज़्यादा इफेक्टेड। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79, पृथ्वी पर ऋतुएं बदलती हैं क्योंकि द चेंज इन सीजन्स ऑन द अर्थ अकर्स बिकॉज। क्या होता है इसमें, इसका जो रोटेशन है, पृथ्वी का जो रोटेशन एक्सिस है वो झुका हुआ है, किसके सापेक्ष में, इसके तल के सापेक्ष में। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, यहाँ पे सेकंड वाला सही हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल के सापेक्ष झुका हुआ है, ना कि लंबवत है, ये गलत है। और दूरी नियत है, ये भी गलत है। या इसकी वजह से सीजन नहीं चेंज होता है। और समांतर है, ये भी गलत है, ये झुका हुआ है। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा यहाँ पे। द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द अर्थ इज tilted with respect to the plane of its orbit। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80 है। दो यहाँ पे कॉलम दिए हुए हैं ए एंड बी, हमें मिलाना है यहाँ पे कौन सा सही होगा। पहला है वृक्ष वितान। वृक्ष वितान उसे कहा जाता है, ये बड़े वृक्ष की शाखाएं होती हैं, ब्रांचेज ऑफ टॉल ट्री। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला सही हो जाएगा इसमें, ए का 4 हो जाएगा। किसमें है ए का 4, ऑप्शन नंबर इसमें है फोर्थ वाले में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला, ए का 4 होगा। फिर अपघटक डीकम्पोजर जो होते हैं वो किस में जाएंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, सेकंड वाला इसका होगा। और जो ह्यूमस है, ह्यूमस आपको पता होगा कि जो डेड प्लांट होते हैं, एनिमल होते हैं, उनके टिश्यू से ह्यूमस मिलता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वाला सही इसमें जाएगा, सी वाले में। और जो शाही है, एक वाइल्ड एनिमल है, एक जंगली जंतु है, तो डी वाले में सेकंड वाला जाएगा। तो इसका क्रम क्या होगा, ये फोर्थ जा रहा है, और ये जा रहा है आपका थर्ड, और ये जा रहा है आपका फर्स्ट, और ये जा रहा है आपका सेकंड, मतलब फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट, सेकंड। ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, दिख नहीं रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर फोर्थ वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81 है, विज्ञान में रचनात्मक आकलन क्यों महत्वपूर्ण है। वाई इज फॉर्मेटिव असेसमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस। जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो क्यों ज़रूरी है। रचनात्मक आकलन मतलब ये होता है कि अलग अलग चीज़ों का आकलन, कई तरीके का आकलन करना। तो हम देखते हैं ऑप्शंस को यहाँ पे, यह लेना आसान है, इजी है इसलिए नहीं है, यह विद्यार्थियों को, शिक्षार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास में सहायक होता है, ये भी गलत है। यह निदानात्मक है, इट इज डायग्नोस्टिक। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला यहाँ पे सही हो जाएगा, क्योंकि रचनात्मक जो आकलन है वो निदानात्मक है। निदानात्मक का मतलब ये है, पहले हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम को ढूंढते हैं कि बच्चों में क्या प्रॉब्लम आ रही है, फिर हम करते हैं उनका डायग्नोज, मतलब निदान करते हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा, ये निदानात्मक होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ साइंस के पेडागोजी के क्वेश्चन भी करेंगे, ताकि आपका पेडागोजी वाला पोर्शन भी कंप्लीट होता रहे। ओके, अगर क्लास पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।